Now illustration 7 देखते हैं. This will clear your Gordon model. हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज ऑफ RS की लिमिटेड. अर्निंग पर शेयर दिया है ₹10. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न. हमने ज्यूम करना है जब रेट ऑफ रिटर्न 15 है, 10 है या 8 है. फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियोज भी बताई हैं 40, 60 एंड 90 बाय यूजिंग द गॉर्डन अप्रोच. तो गॉर्डन अप्रोच में 3 एरियाज दिए थे गॉर्डन ने. फर्स्ट इज दिस सिचुएशन, ग्रोथ फर्म व्हेन R इज मोर देन K. तो हमें जो डाटा दिया है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न. ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न हम कह रहे हैं इज मोर देन कॉस्ट, तो हम रिटर्न लेंगे यहाँ 15%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10% है के. अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट है तीनों सिचुएशन में 10. अब हम कह रहे हैं नॉर्मल फर्म R इज इक्वल टू के. R इज इक्वल टू के में रिटर्न जो ले रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि R is equal to the cost of equity. तो हम ले रहे हैं रिटर्न 10% and cost of equity is also 10%. Earning per share is 10. थर्ड जो केस है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है. यहाँ पे R is less than K, यानी रिटर्न is 8%, K is 10%, that is constant and EPS is also 10%. So R is less than K, तो ये फर्म नॉर्मल फर्म नहीं होती है. दिस इज डिक्लाइनिंग फर्म. ये दूसरी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर. सो गॉर्डन मॉडल के अंडर 3 टाइप्स ऑफ फर्म सेगमेंट्स हो सकते हैं, ग्रोथ, नॉर्मल एंड डिक्लाइनिंग. पे आउट रेशियो ग्रोथ फर्म के सिचुएशन में क्या होता है, उनकी रिटेंशन हाई होती है और पे आउट रेशियो मिनिमम होता है. तो पे आउट रेशियो इस केस में मिनिमम होगा, दैट इज 40%. इस केस में लेंगे हम 60%, इस केस में हम लेंगे 90%. और फॉर्मूला यूज करेंगे जो मेन गॉर्डन ने फॉर्मूला दिया था, दैट इज P1 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G. अब इसके लिए हमें G की वैल्यू चाहिए. ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें G की वैल्यू चाहिए. तो G की वैल्यू हमारी आती है इस फॉर्मूले से, B मल्टीप्लाई बाय R. नाउ एक पॉइंट और है, क्योंकि एजम्पशन यहाँ पर ली है कि एज्यूम करो फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो, यानी तीनों सिचुएशन में, ग्रोथ फर्म में भी, नॉर्मल फर्म में भी, डिक्लाइनिंग फर्म में भी, हमने तीनों एजम्पशन लेनी है. जब पे आउट हमने 40 ले लिया, पे आउट हमने 60 ले लिया एंड पे आउट हमने 90 ले लिया, तो यानी तीनों सिचुएशन के लिए हम सेम पे आउट ले रहे हैं. लेकिन अदरवाइज कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये है कि इस सिचुएशन में पे आउट मिनिमम होता है. नॉर्मल के केस में पे आउट कोई भी हो सकता है, एक फर्म का डिसीजन कि वो पे आउट ज्यादा रखना चाहती है कि कम, लेकिन डिक्लाइनिंग फर्म के केस में पे आउट ज्यादा होता है हमेशा. अगर ये डिफरेंट कंसेप्ट नहीं होता तो हम कोई भी assumption ले सकते थे. जब वो ये वर्ड कह रहे हैं कि डिफरेंट पे आउट रेशियोज लो, तो हमने तीनों सिचुएशन में अज्यूम करना है, यानी 40% से भी कैलकुलेट करना है, 60 से भी करना है तीनों में, और 90 से भी करना है. तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास जो P यानी प्राइस ऑफ द शेयर है वो आ जाती है. यानी क्लियरली हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं प्राइस ऑफ द शेयर. जब पे आउट 40% है, ग्रोथ फर्म का जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो 400 है, नॉर्मल केस में 100 है एंड डिक्लाइनिंग केस में, डिक्लाइनिंग फर्म के केस में 77 है. तो ये हमें क्लियरली पिक्चर दे रहा है कि इस सिचुएशन में फर्म ने अपनी पे आउट रेशियो बहुत कम रखता है. ग्रोथ की सिचुएशन में उनकी रिटेंशन रेट हाई होती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ द शेयर जो है मार्केट में हाई हो जाते हैं. तो देखो प्राइस ऑफ द शेयर कम हो रहे हैं, और डिक्लाइनिंग फर्म के लिए चाहे वो पे आउट रेशियो यहाँ पे हाई रख रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्राइस ऑफ द फर्म जो है, शेयर जो है वो कम है एज कंपेयर टू द ग्रोथ फर्म. तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स अफेक्ट करती हैं वैल्यू ऑफ द शेयर्स को. देन अगर 60% है, पे आउट रेशियो बढ़ा दिया जाए, तो देखो प्राइस ऑफ द शेयर मार्केट में कम हो गया, ये सेम रहा क्योंकि R इज इक्वल टू के. लेकिन डिक्लाइन के केस में ये बढ़ गया, 77 से 88 बन गया. तो जब पे आउट रेशियो बहुत हाई हो गया ग्रोथ फर्म के लिए, देखो प्राइस ऑफ द शेयर और गिर गए. ये तो सेम रहे, इसीलिए ये बोला है इस सिचुएशन में नॉर्मल फर्म के लिए जब वन R इज इक्वल टू के, डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंट है, वो कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, प्राइस ऑफ द शेयर कांस्टेंट रहेंगे. लेकिन ग्रोथ फर्म के केस में पे आउट रेशियो मिनिमम ही बेटर है, क्योंकि तब प्राइस ऑफ द शेयर
हाई होते हैं। लेकिन अगर डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग सिचुएशन है फर्म के लिए, तब इनको पे आउट रेशियो मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी उनके प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेंगे, नहीं तो वो गिर जाएंगे, जैसे इस केस में है 77 रुपीज में। दैट इज वाई विद दिस फर्म गॉर्डन हैज प्रूव्ड कि ग्रोथ फर्म के लिए पे आउट रेशियो मिनिमम होना चाहिए, डिक्लाइनिंग फर्म के लिए पे आउट रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए, नॉर्मल के लिए डिविडेंड पॉलिसी इरेलेवेंट है, इट इज अप टू द फर्म कि वो रिटेंशन ज्यादा करना चाहती है कि पे आउट रेशियो ज्यादा करना चाहती है, वहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट रहती है। Now, thus in this illustration, Gordon has proved that market value of the shares increases with the retention ratio. यानी इस situation में when R is more than K, प्राइस ऑफ द शेयर कब बढ़ेगा? जब रिटेंशन रेशियो हाई होगी और पे आउट रेशियो कम होगा। नेक्स्ट, इस सिचुएशन में व्हेन आर इज लेस देन के, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कब बढ़ेगा? जब पे आउट रेशियो हाई होगी एंड रिटेंशन रेशियो कम होगी। एंड इस सिचुएशन में आर इज इक्वल टू के ई, मार्केट वैल्यू इज नॉट इफेक्टिव। इस सिचुएशन में गॉर्डन ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था जिसको बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट कहा गया है। गॉर्डन कहता है कि इन्वेस्टर इज मोर कंसर्न विद नियर डिविडेंड, वो करंट में कितना डिविडेंड चाहते हैं, उनके हैंड में क्या है, वो सबसे पहले ये कैलकुलेट करना चाहेंगे। उसको हम कहते हैं बर्ड इन द हैंड, कि एक्चुअल में उनके हाथ में क्या मिल रहा है। नियर डिविडेंड मींस कैश डिविडेंड, करंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे वो कैश डिविडेंड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर वो फ्यूचर डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तब वो कैपिटल गेन के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में शेयर के दाम कितने बढ़ने वाले हैं। वो डिविडेंड के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि फ्यूचर में रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उनको ये शेयर्स वो अपने पास रखे ही ना, शेयर के प्राइस इतने बढ़ गए कि उन्होंने मार्केट में बेच दिया और उनको हाई रिटर्न आ गए। सो ये लॉजिक क्या दिया गया था इस सिचुएशन में, व्हेन रिटर्न इज इक्वल टू के, फर्म की डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती वैल्यू ऑफ द फर्म को, वैल्यू ऑफ द शेयर को, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट, कि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि करंट पीरियड में दे आर कंसर्न विद द नियर डिविडेंड्स, कैश डिविडेंड, बट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर डिविडेंड्स या future time, they are only concerned with the capital gains. Uncertainty is always there and they might sell the shares in need of money.